नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं कप ऑफ न्यूज़। कप ऑफ न्यूज़ में आज चर्चा हिंदी भाषा की, हिंदी दिवस की आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं। चर्चा हमेशा हिंदी दिवस पर जाहिर है हिंदी के बारे में होती है, कोई और दिवस होता है तो उस बारे में होती है। मगर एक फ़र्क अब आया है। अब हिंदी को लेकर रोने गाने का समय इतिहास हो चुका है। अब हिंदी भाषा को लेकर कि वो दीनहीन भाव में है, अगर कोई रो रहा है तो मैं उनसे कहूँगा कि आप प्लीज़ अपने आप को कंसीडर कीजिए, अपनी सोच में बदलाव लाइए। हिंदी अब वैसी भाषा नहीं रही जिस पर रोना रोया जाए। अब रोना है तो संस्कृत पर रोएं। जो देश में जो भी सूचीबद्ध भाषाएं हैं उनमें सबसे कम बोली जाने वाली भाषा संस्कृत रह गई है। लेकिन हिंदी कैसे उत्तरोत्तर अपना विकास करती रही, किस तरह से तमाम भाषाओं के बीच अलग अलग सोच के साथ कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभुत्व होना चाहिए, कि उनका बचाव होना चाहिए, कि अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी को कैसे विकसित किया जाना चाहिए, कि अंग्रेजी से कैसे लड़े हिंदी, तमाम तरह की सोच सामने रही। लेकिन हिंदी ने किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखी, सबसे दोस्ताना व्यवहार रखा, और नतीजा है कि हिंदी पूरे देश में और दुनिया में भी उत्तरोत्तर इसका भौगोलिक रूप से भी विस्तार हुआ है, और हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। देखिए, भाषाएं एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती। संभव है समांतर विकास दुनिया की कोई भी भाषा, क्षमा कीजिएगा, भाषाएं एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती। संभव है भाषाएं एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती। दुनिया की कोई भी भाषा जब तक जन सरोकार से नहीं जुड़ती और आम लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बन जाती, उसका विस्तार तो छोड़िए, उसका टिक पाना भी मुश्किल हो जाता है। आप संस्कृत का उदाहरण लीजिए, संस्कृत और हिंदी। संस्कृत टिक नहीं सकी क्योंकि यह विद्वानों के चंगुल में फंस गई। वहीं बगैर किसी संरक्षण के भी हिंदी का लगातार विकास होता रहा। हिंदी न राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल कर सकी और न ही शासकीय भाषाओं में एकमात्र भाषा के रूप में इसको स्वीकार ही किया गया। हालांकि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान इस तरह का नारा जैसे जैसे मजबूत हुआ, वैसे वैसे हिंदी को शासकीय संरक्षण देने के प्रति जो संकोच रहा था वह भी दूर हुआ। अब हिंदी की वकालत पुरजोर तरीके से की जाने लगी है। हिंदी के लिए कोई राजनीतिक आंदोलन चला हो ऐसी भी कोई बात नहीं है। इतना ज़रूर है कि हिंदूवादी ताकतों ने भी भारत के क्षेत्रीय ढांचे में क्षेत्रीय भाषाओं को स्थानीय कारणों से तरजीह दी, न कि हिंदी को। मैं गौर दिलाना चाहता हूँ, हिंदूवादी ताकतों ने भी हिंदी को प्रमुखता से आगे नहीं बढ़ाया। जो भी क्षेत्रीय भाषाओं को उन्होंने प्राथमिकता दी। महाराष्ट्र में उनकी प्राथमिकता में मराठी था, तो गुजरात में गुजराती, तमिल और कन्नड़ के मुकाबले हिंदी को कभी वरीयता
वैसी ताकतों ने नहीं दी जो हिंदुस्तान का नारा देती रही थी। मगर ये एक पहलू है, ये मुकम्मल बात नहीं है, सिर्फ एक पहलू है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राष्ट्रवाद का जो ताना बाना है वो हिंदी के अलावा किसी और भाषा में संभव ही नहीं। राष्ट्रवाद बोलना है तो हिंदी बोलना पड़ेगा। इसके भी दो कारण, एक स्वयं हिंदी जो कि जिसकी लोकप्रियता देवनागरी लिपि होने के कारण, बॉलीवुड फिल्मों के कारण, गीत संगीत के कारण, मजबूत साहित्यिक परंपरा के कारण और स्थानीय बोलियों और भाषाओं से उसकी नजदीकी के कारण ये हिंदी मजबूत होती रही। दूसरी बात है कि राष्ट्रवादी सोच में उर्दू को मुस्लिम धर्म से जोड़ते हुए, इस्लाम धर्म से जोड़ते हुए हिंदी को हिंदुत्व से जोड़ने की लगातार कोशिश हुई। भाषा भी एक धर्म की हो गई, इस तरीके से कोशिश की जा रही है। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवादी ताकतों ने संस्कृत को क्यों नहीं एक भाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया। वकालत तो वे संस्कृत की भी करते हैं, लेकिन संस्कृत कभी आम लोगों की भाषा बनकर रही ही नहीं। यह विद्वान वर्ग की भाषा बनकर रह गई। धीरे धीरे खुद अपने विद्वत वर्ग में भी, विद्वानों के वर्ग में भी यह वैकल्पिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। आज देश की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दर्ज हैं उसमें सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन है? संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। 25,000 के लोग बोलते हैं, 25,000 के करीब। हिंदी की यह अपनी क्षमता है कि राष्ट्रवादी ताकतों ने इसे उर्दू के समांतर भाषा के रूप में औजार की तरह देखा। यह हिंदी की अपनी क्षमता है कि वो मजबूर हुए राष्ट्रवादी ताकत इसको इस्तेमाल करने की। फिर भी राष्ट्रवादी ताकतें हिंदी का भला कर पाने में सफल नहीं रही। हिंदी का भला उनकी वजह से नहीं हुआ। भारत के दक्षिण राज्यों में हिंदी को लेकर जो आशंकाएं हैं वह पहले भी थी, आज भी बनी हुई हैं। ये आशंकाएं कमज़ोर हुई हैं तो सिर्फ इसलिए कि हिंदी में जो रोजगार देने की क्षमता है वो, और हिंदुस्तान को जोड़ने की जो क्षमता है वो उसको मजबूत किया है। हिंदी में रोजगार देने की क्षमता जो है उसने हिंदुस्तान में इंटीग्रिटी का काम किया है। इसमें किसी राष्ट्रवादी ताकत का हाथ नहीं है। देश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो बताते हैं कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। यह संख्या 4 करोड़ बहुत कम है। 1.25 अरब की आबादी में, 1 अरब 38 करोड़ की आबादी में बहुत कम है। लेकिन इसका कारण हिंदी के प्रति शासकीय उदासीनता है। हिंदी की ताकत, हिंदी बहुत ताकतवर है। हिंदी की ताकत अगर आपको समझनी है तो इसे इस रूप में समझिए कि हिंदी पिछले 1200 साल से न सिर्फ टिकी हुई है बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी बड़ी भाषा है। तीसरी। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें 41% उन लोगों ने बताया था कि उनकी भाषा हिंदी है, यानी हिंदी में लिख पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों की दूसरी भाषा हिंदी है उनको अगर कुल मिला दें तो 2011 में लगभग 80 करोड़ थी और आज लगभग 100 करोड़ लोग हो चुके हैं जो हिंदी बोलते हैं या लिखते हैं या समझते हैं। आज़ादी के बाद से एक भाषा के तौर पर जो भौगोलिक विस्तार हिंदी को मिला है वह किसी और भाषा को नसीब नहीं हुआ है। तमिल, कन्नड़, मराठी, मलयालम, असमी, गुजराती, राजस्थानी, बांग्ला अपने अपने प्रदेश की सीमाएं नहीं लांघ सकी है। तकनीक के विकास और संचार के ग्लोबल होने के बावजूद इन भाषाओं के लिए अब तक वो नहीं हो पाई है। अब एक सुनहरा अवसर आया है जब वो खुद को भौगोलिक रूप से भी अपना विस्तार कर सके। मगर हिंदी आज तमाम भाषाओं के मुकाबले तकनीकी विकास का फायदा लेने के लिहाज से सुखद स्थिति में है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है उसका सबसे ज़्यादा फायदा लेने की स्थिति में आज हिंदी है।
आज ग्लोबल स्तर पर कंटेंट लिखने और फैलाने वाले किसी और भाषा के मुकाबले हिंदी में सबसे ज़्यादा लोग हैं। क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के लिए क्षेत्रीय भाषा एक ज़रूरत है, आवश्यकता है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर देश के किसी हिस्से में रोजगार के लिए हिंदी ही सबकी प्रायोरिटी है। अंग्रेजी का सम्मान भी बना हुआ है और मजबूती से बना हुआ है, मगर हिंदी ने अंग्रेजी के सामने खुद को एक विकल्प के तौर पर विकसित किया है। अंग्रेजी या हिंदी में कोई एक भाषा जानकर आप हिंदुस्तान में रोजगार में बने रह सकते हैं। सिर्फ अंग्रेजी या सिर्फ हिंदी में दिक्कत होती है। जो दोनों भाषाएं जानते हैं वो लोग बड़े मज़े में हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। देश में अंग्रेजी को मातृभाषा बताने वाले लोग कितने हैं जानते हैं आप? उनकी संख्या 2,60,000 है और संस्कृत के मुकाबले देखें तो लगभग 10 गुना ज़्यादा है। और प्रांतवार देखें तो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी महाराष्ट्र में वो लोग जो बोलते हैं कि अंग्रेज़ी हमारी मातृभाषा है, महाराष्ट्र में है, वहाँ इसकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा है। उसके बाद तमिलनाडु में है, फिर तीसरा कर्नाटक है तीसरे नंबर पर। ये जो वर्ग है, ये वर्ग हिंदी के लिए अगर चुनौती भी है तो इतना छोटा वर्ग है कि हिंदी पर इसका शायद ही कोई असर पड़े। हिंदी अब स्वाभाविक रूप से घर घर प्रवेश कर चुकी है। जी हाँ, घर घर प्रवेश कर चुकी है। क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक या कोई भी आधार आप ले लीजिए, किसी भी आधार पर हिंदी के विकास को कोई रोक नहीं सकता, बल्कि हिंदी के विकास को गति मिलने वाली है इन आधारों पर। अगर लिपि का अंतर छोड़ दीजिए तो मौखिक उर्दू और मौखिक हिंदी कोई फर्क है क्या? इनमें इतनी अधिक समानता है कि हिंदी भारत से बाहर उर्दू बोली जाने वाली आबादी में भी समझ ली जाती है। देश से बाहर हिंदुस्तान की भाषा हिंदी के तौर पर ही पहचानी जाती है। हिंदी में ही हिंदुस्तान को लोग पहचानते हैं और किसी भाषा से नहीं पहचानते। ऐसा होना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि जो 1.38 करोड़ लोग हैं, अरब लोग हैं, उनमें से लगभग 1 अरब लोगों ने हिंदी को पहली या दूसरी भाषा के तौर पर माना है। यह बात भी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैं अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल जो कर रहा हूँ बहुत नेचुरली कर रहा हूँ, स्वाभाविक रूप से कर रहा हूँ। यही है वो बात जो हिंदी को मजबूत बनाती है, यही वो बात है। और हिंदी का कोई बिगाड़ नहीं सका है, हिंदी के विस्तार को कोई रोक नहीं सका है, क्योंकि हिंदी भाषा में जो ये तत्व घुसे हैं, दूसरी भाषाओं के शब्द अभिव्यक्ति जो घुसे हैं, वो इसकी मजबूती का कारण। भाषा खुद अपनी दुश्मन हो जाती है जब उसको स्वीकार करने की क्षमता घटने लग जाती है। जब दूसरी भाषाओं के शब्द, व्याकरण अगर हमारी भाषा में आकर घुसने लगते हैं तो ये हमारी स्वीकार करने की क्षमता का विस्तार होता है। अंग्रेजी में भी ये खासियत है। क्षेत्रीय भाषाओं में और हिंदी अंग्रेजी में इस मायने में अंतर है कि क्षेत्रीय भाषाएं अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाकर के रोजगार की भाषा नहीं बन सकी है। आप देखेंगे कि कितने लोग कर्नाटक से बाहर कन्नड़ बोलते हैं, कितने लोग मराठी बोलते हैं महाराष्ट्र से बाहर। तो ये स्थिति है। अब देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नई शिक्षा नीति, स्कूली स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं के समावेश का त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जा रहा है, ऐसी योजना है। तो वो भाषाएं जो क्षेत्रीय हैं और जिसमें रोजगार सृजन करने की क्षमता है, उसको तो इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। जिसमें नहीं है उसको भी फायदा मिलेगा। जैसे झारखंड में संथाली है, उसको भी फायदा मिलेगा अगर वो शासकीय त्रिभाषा फॉर्मूला में आकर के शासन के प्रोत्साहन का हिस्सा बन जाती है। तो अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी भी सीखने की ज़रूरत है, और उन लोगों को जो हिंदी नहीं जानते हैं, और उनको ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, उनकी ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हिंदी के बगैर आप देश में किसी रोज़गार में या फिर किसी व्यवसाय में टिक नहीं सकते।
क्षेत्रीय भाषा में विषय संबंधी सामग्री की कमी छात्रों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब है। ये समस्या हिंदी में भी है। हिंदी में भी उच्च क्वालिटी की जो कंटेंट है उसकी कमी महसूस होती रहती है, लेकिन फिर भी हिंदी ने अपना विकास लगातार किया है। यह विकास क्षेत्रीय भाषाओं में होना बाकी है। इसके बगैर त्रिभाषा फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, छात्रों के लिए वो बोझ बन जाएगा। तो क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री की कमी को कैसे पूरा किया जाए, इस समस्या को देखे बगैर आप नई शिक्षा नीति में ये क्षेत्रीय भाषाओं को का विकास नहीं कर पाएंगे, वो बोझ की तरह होगा। तो इस नीति को, जो त्रिभाषा फॉर्मूले की नीति है, इसको लागू करने के लिए सुविधाएं जुटाने की ज़रूरत है, कंटेंट लेवल को डेवलप करने की ज़रूरत है, और उस कंटेंट के टीचर्स की, शिक्षक की आवश्यकता है जो लोगों को पढ़ा सके, समझा सके, उसकी भी भारी कमी है। तो ये गुलदस्ते में हर तरह के फूल रह सकते हैं, सारी भाषाएं एक साथ अपना विकास कर सकती हैं, कोई भाषा किसी की दुश्मन नहीं होती है, और इस गुलदस्ते में जितने तरह के फूल होंगे उसका सौंदर्य उतना व्यापक होगा। सभी भाषाएं एक साथ पुष्पित पल्लवित हो सकती हैं। ये समझना कि एक भाषा किसी दूसरी भाषा की दुश्मन है, ये दरअसल उसी भाषा के साथ अन्याय है जिस भाषा के लिए हम ऐसा सोच या बोल रहे होते हैं। मैंने जिस बात से अपनी बात शुरू की थी कि ये हिंदी पर रोने का समय नहीं है, चला गया वो बात, और चली गई वो बात, और चला गया वो समय जब हम हर हिंदी दिवस पर हिंदी का रो करके रोने बैठ जाते थे कि हिंदी भाषा का विकास नहीं होता है, अंग्रेजी में शब्द इसमें फेंट दिए जाते हैं, अंग्रेजी को परिता दी जाती है। हिंदी जो आज है, इसको कई लोग इस रूप में बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। उनकी सोच इस तरह से है कि हिंदी में अधिक से अधिक तत्सम शब्दों का इस्तेमाल हो, या संस्कृत से के करीब वाले शब्दों का इस्तेमाल हो, या कम से कम अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल हो। ऐसे लोग जो कि नियमों में हिंदी को बांधना चाहते हैं कि तत्सम का इस्तेमाल मत कीजिए या कीजिए, या अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कीजिए या मत कीजिए, ये नियमों में बांधने की कोशिश प्लीज़ मत कीजिए। हिंदी को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। और अगर आप मानते हैं कि हिंदी को बहुत हम अनुशासित भाषा बनाना चाहती हैं, आप प्रयास कीजिए ना, आपको कौन रोकता है। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से जो हिंदी का विकास हो रहा है, उसमें तमाम तरह की दुनिया की तकनीक की भाषाएं आ रही हैं, टर्मिनोलॉजी इसमें हिंदी में इस्तेमाल हो रही है, और हम उसको हिंदी में बोल रहे हैं। तो स्कूल बोलते हैं, विद्यालय अब हम कम बोलते हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर स्कूल ही बोलने लग गए तो ये हिंदी इससे समृद्ध होती है। तो इस वजह से हिंदी को ये कह करके कि हिंदी ऐसी होनी चाहिए, हिंदी वैसी होनी चाहिए, हिंदी का भला होने वाला नहीं है। हिंदी ने बहुत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है। देश की सबसे बड़ी भाषा, देश में सबसे ज़्यादा 1 अरब के लोग हिंदी बोलने, लिखने या समझने वाले लोग हैं। और क्या चाहिए हिंदी को? हिंदी को चाहिए तकनीक और विज्ञान के साथ में ये किस तरह से अपने आप को और अधिक जोड़े, हिंदी में कंटेंट का स्तर किस तरीके से और विकसित हो, ये है हिंदी को और समृद्ध करने की सोच। लेकिन हिंदी ऐसे बोलो, हिंदी वैसे बोलो, ये नहीं है। कई लोग होते हैं जो कि जैसे ये तो हिंदी भाषा को हमने स्क्रिप्ट के तौर पर बात की ना कि लिखेंगे कैसे, लेकिन आप बोलिए हिंदी जब हम बोलते हैं तो जब कोई बिहार का व्यक्ति जो भोजपुरी से प्रभावित है, जो मगही से प्रभावित है, जो मिथिला से प्रभावित है, और वो हिंदी बोलता है, तो वहाँ के लोकल टोन आते हैं ना, वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी प्रभावित वो करते हैं हिंदी। लेकिन इस बात से अगर हिंदी डर जाए कि हिंदी ख़त्म हो जाएगी, तब तो एक बड़ा वर्ग हिंदी से दूर हो जाएगा। हिंदी वैसे नहीं मजबूत होगी, दूर करके मजबूत नहीं होगी, उनको जोड़कर मजबूत होगी। क्या फ़र्क पड़ता है कि कुछ लोग पानी को पुल्लिंग बोले, कुछ लोग पानी को स्त्रीलिंग बोले? ये व्याकरण में मानक के स्तर पर फर्क पड़ता है। इसको हम एक व्याकरण के तौर पर लोगों को बताएं, सिखाएं, ये क्रम भी चलता रहे। लेकिन हम रोके क्यों कि आप हिंदी को बिगाड़ रहे हैं, ऐसा आरोप क्यों लगाएं? नहीं, आप हिंदी में शामिल होकर के हिंदी की परंपरा को समृद्ध कर रहे हैं। भले आप कोई बंगाली अगर हिंदी बोलता है,
कोई उड़िया अगर हिंदी बोलता है तो वो अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी पहचान, अपना डायलेक्ट्स, अपनी भाषा का तत्व अगर हिंदी में शुमार करता है तो हिंदी इससे कमज़ोर नहीं होती। आप मत समझिए कि वो हिंदी बिगाड़ रहे हैं। अरे वो हमारे साथ हिंदी के साथ जुड़ रहे हैं, वो हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं। इस सोच के साथ हमें हिंदी दिवस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। कप ऑफ न्यूज़ आप देखते रहिए। पसंद आए तो पसंद कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नियमित रूप से आपको उसका नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल भी का बटन भी दबा लीजिए। शेयर भी कीजिए ताकि हम जैसे लोगों का आपसे बातचीत करने का उत्साह जो है वो दिन दुनी चार चौगनी बढ़े हिंदी की तरह। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।